नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड की इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं 4 फेब 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पत्ता चित्रा पेंटिंग्स के बारे में, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मातुआ के बारे में, फिर हम डिस्कस करेंगे इथिलीन ग्लाइकॉल के बारे में, और उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियाज इंटरनेशनल सिल्क फेयर के बारे में। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल के साथ, जो कि रिलेटेड है पट्टा चित्रा पेंटिंग्स के बारे में। देखिए, ये जो पेंटिंग्स है ना, ये एक स्पेशल टाइप की पेंटिंग्स होती हैं और रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए आई हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने अपनी मन की बात प्रोग्राम में इन पेंटिंग्स का जिक्र किया है। ठीक है, इसी कारण ये पेंटिंग्स जो है वो न्यूज़ में रही हैं। आप देख सकते हैं ये जो पेंटिंग्स हैं कपड़े के ऊपर बनाई जाती हैं। ठीक है, इनके ऊपर जो पेंट्स वगैरह का यूज़ किया जाता है, जो कलर्स वगैरह का यूज़ किया जाता है, वो नेचुरल कलर्स होता है। ओके, यहां पर पट्टा का मतलब होता है क्लोथ्स और चित्र का मतलब होता है पिक्चर। ये पेंटिंग्स जो हैं इंडिया में 2 स्टेट्स में देखने को मिलती हैं, पहली तो वेस्ट बंगाल में और उड़ीसा में, लेकिन दोनों ही पेंटिंग्स में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बंगाल का जो ट्रेडिशन है वहां पर ये जो पेंटिंग्स बनाई जाती हैं ये कालीघाट वाले एरिया से बिलोंग करती हैं, ऑलराइट, यानी कि कोलकाता वाले रीजन से ये बिलोंग करती हैं। लेकिन यहां पर जो पेंटिंग्स बनती है ना, वो डिवोशनल नहीं होती, यानी कि उनमें भगवान वगैरह का जिक्र नहीं होता है, गॉड वगैरह उन पेंटिंग्स में नहीं बने होते हैं। वहीं उसके अपोजिट जो उड़ीसा की में बनने वाली पट्टा चित्रा पेंटिंग्स हैं, इनकी जो थीम होती है वो पूरी तरह से डिफरेंट होती है। उड़ीसा में बनने वाली पेंटिंग्स पुरी के आसपास सिचुएटेड होती हैं। ओके, और यहां पर जो पेंटिंग्स बनती हैं वो बहुत ज्यादा डिवोशनल होती हैं, यानी कि गॉड वगैरह का उनमें जिक्र ज्यादा होता है। आप इस पेंटिंग को भी देख सकते हैं, ये जो पेंटिंग है ये उड़ीसा की पेंटिंग है। ठीक है ना, यहां पर ये गॉड बने हुए हैं। ओके, चलिए, जगन्नाथ खासकर वैष्णव सेक्ट की इसमें इंक्लूड किया जाता है। कलर्स जो होते हैं इन पेंटिंग्स के नेचुरल होते हैं। तो ये बेसिक बातें आपको इस पेंटिंग के बारे में याद रखनी है, इससे ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं रिसेंटली जो कम्युनिटी न्यूज में रही है काफी ज्यादा, जिसका नाम है मातुआ कम्युनिटी। ठीक है, ये जो कम्युनिटी है ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती है और अभी हाल फिलहाल में काफी ज्यादा न्यूज में है। आपको पता होगा वेस्ट बंगाल ही बहुत ज्यादा न्यूज में है क्योंकि वहां पर क्या होने वाले हैं, इलेक्शंस होने वाले हैं। इसी कारण ये कम्युनिटी भी न्यूज में आई है। ये जो कम्युनिटी है ये शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी है। ठीक है, इस कम्युनिटी के बारे में कुछ बेसिक सी बातें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो मातुआ कम्युनिटी के जो लोग हैं वो कहां पर रहते हैं वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल की जो बॉर्डर एरियाज हैं, पहला एक बॉर्डर एरिया कहां पर टच करता है, इंडिया को टच करता है। दूसरा बॉर्डर एरिया वेस्ट बंगाल को बांग्लादेश को टच करता है। ठीक है, तो दोनों ही बॉर्डर एरियाज पे इस कम्युनिटी के लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इस कम्युनिटी की शुरुआत कैसे हुई, तो देखिए एक रिलीजियस मूवमेंट के तौर पर इस कम्युनिटी की शुरुआत हुई। 1870 में क्या हुआ था, हरीश चंद्र ठाकुर हुआ करते थे। कहां पे रहने वाले थे वो, नामासुद्रा फैमिली के रहने वाले थे। ओके, वो ईस्ट बंगाल से बिलोंग करते थे। उन्होंने एक रिलीजियस मूवमेंट की शुरुआत की। उसके बाद उनके जो सन थे उनका नाम था गुरुचंद्र। उन्होंने एक इस मूवमेंट को जो है थोड़ा सा पॉलिटिसाइज कर दिया और सोशलिसाइज कर दिया, यानी कि जो सोशल इनजस्टिस वगैरह है इन कम्युनिटी के साथ उसको आगे रखा। ठीक है, और 1915 में उन्होंने क्या किया, मातुआ फेडरेशन को स्टैब्लिश किया। वहीं से इस कम्युनिटी को स्टैब्लिशमेंट हमें देखने को मिलता है। चलिए, ये हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड भी डिस्कस कर लिया, इतना ज़्यादा डिटेल में पूछा जाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वैसे पॉसिबल तो है, कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन पूछा जाए ये ज़रूरी नहीं है। आपको बस इतना याद रखना है कि मातुआ कम्युनिटी कहाँ से बिलोंग करती है, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती है। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद डिस्कस करते हैं इथिलीन ग्लाइकॉल के बारे में। ये एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसका यूज कहाँ किया जाता है, एंटी फ्रीजिंग प्रॉपर्टीज के लिए किया जाता है। ओके, अभी रिसेंटली क्या हुआ है, 11 यूएस सोल्जर जो हैं वो सिक हो गए, बीमार पड़ गए क्योंकि उन्होंने एक्सीडेंटली क्या किया, इस इथिलीन ग्लाइकॉल को ड्रिंक कर लिया। एक्चुअली बात यह है, जो इथिलीन ग्लाइकॉल होता है इसकी जो फ्रेग्रेंस होती है और जो उसका टेस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्वीट होता है। ठीक ना, फ्रेग्रेंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तो लोग गलती से इसे कोई फ्रूट प्रोडक्ट वगैरह समझकर कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, कहां पर यूज किया जाता है, तो देखिए इसके अलग अलग यूज हैं। सबसे पहले तो ऑटोमोटिव्स में, यानी कि गाड़ियों वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। हाइड्रोलिक ब्रेक वगैरह में यूज किया जाता है। ओके, सम स्टैम्प पैड्स में भी यूज होता है। बॉल पॉइंट पेन्स में भी यूज होता है।
मकसद क्या है इसका, किसी भी लिक्विड को फ्रीज होने से बचा के रखना, ठीक है। ये क्या होता है, सिंथेटिक लिक्विड होता है और ओडरलेस होता है, ठीक है। इट इज यूज टू मेक एंटी फ्रीज एंड डी-आइसिंग सॉल्यूशन फॉर कार्स, एयरप्लेन्स एंड बोट्स, ठीक है। अगर कोई एक्सीडेंटली इसको कंज्यूम कर लेता है तो ये क्या करता है, अंदर बॉडी में जाने के बाद केमिकली ब्रोक डाउन होता है और टॉक्सिक कंपाउंड को रिलीज करता है, ठीक है। और इसके काफ़ी ज़्यादा सीवियर रिजल्ट हो सकते हैं, फिटल डिजीजेज वगैरह हमें देखने को मिलती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसमें ब्रेक डाउन हो सकता है, हार्ट में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और किडनी फेल होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि रिलेटेड है इंटरनेशनल सिल्क फेयर के बारे में। रिसेंटली इस फेयर को किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा, ठीक है। ये जो फेयर है ये इसका 8th एडिशन था जो 2021 में ऑर्गेनाइज किया गया, 8th एडिशन इसका ऑर्गेनाइज हुआ है और थैंक्स टू कोविड ये भी वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया है। चलिए कुछ की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, कौन सी मिनिस्ट्री थी, तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और स्पॉन्सर्ड यानी कि जो फंड वगैरह आए हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से आए हैं, ठीक है। इसके बाद ऑर्गेनाइज करने वाली जो एजेंसी है उसका नाम है इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ये किसके अंदर वर्क करती है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर वर्क करती है, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होना इनके बारे में, ठीक है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इंडिया जो है वो वर्ल्ड में 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क का। फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है आपको पता होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताना फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड कौन सा है, ठीक है। बट इंडिया जो है 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जरूर है, लेकिन इंडिया एक लौती ऐसी कंट्री है पूरी दुनिया में जहां पर ऑल दी 4 टाइप्स ऑफ वेराइटीज ऑफ सिल्क आर फाउंड, ठीक है। चारों प्रकार की जो सिल्क की वेराइटीज होती है वो इंडिया में पाई जाती हैं। कौन कौन सी 4 प्रकार की वेराइटीज होती हैं सिल्क की, तो मलबेरी बहुत फेमस, सबसे ज्यादा फेमस वेराइटी पूरी दुनिया में, उसके बाद एरी, तसर और मूगा, ये 4 वेराइटीज होती हैं सिल्क की। इसमें से जो मलबेरी सिल्क होता है ये कर्नाटका में देखने को मिलता है हमें। उसके बाद जो तुसर सिल्क है ये महाराष्ट्र में और वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश इन एरियाज में देखने को मिलता है। ट्रॉपिकल तुसर सिल्क जो है वो सब हिमालयन बेल्ट यानी कि मणिपुर, असम, मेघालय इस वाले रीजन में देखने को मिलेगा, ठीक है। मुगा सिल्क जो है ये भी आपको असम में देखने को मिलेगा और एरी सिल्क जो है ये असम, उड़ीसा और बिहार में देखने को मिलेगा, ठीक है। इंडिया में जो सिल्क हैं उनकी 11 अलग अलग प्रोडक्ट्स को यानी कि सिल्क से बनने वाले 11 अलग अलग प्रोडक्ट्स को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिला हुआ है, ठीक है, जीआई टैग मिला हुआ है। कौन कौन से हैं एक एक बार नाम देख लेते हैं, नाम को बस मेमोराइज करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आप देखकर एलिमिनेट कर पाएं। सबसे पहले पूचाम पल्ली काट, इसे जीआई टैग मिला हुआ है। चंद्रपौल सिल्क, मैसूर सिल्क, कांचीपुरम सिल्क, मुगा सिल्क, ये जो मुगा सिल्क है ये इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। सलीम सिल्क, अरनी सिल्क, चंपा सिल्क, भागलपुर सिल्क, बनारस, ब्रोकार्ड एंड सारीज, ठीक है ना। इस प्रकार के कुछ 11 जीआई टैग्स दिए गए हैं सिल्क से रिलेटेड इंडिया में। सो गाइस दैट वाज द लेक्चर फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। उम्मीद है आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। आज का लाइक एम लगते हैं 90 लाइक्स का। कमेंट करके हमें जरूर बताएं अगर आपकी कोई शिकायत हो, वीडियो अगर आपको वैसे भी पसंद आ रही है तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।